गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालावाड़ के इस ऐप के ऊपर। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने ये डाउनलोड कर लिया है और बिल्कुल सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं हूँ एस.एस. चंद्रावत और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री में अपन पिछली क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन क्या होती है, ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसमें स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर आप वहाँ से सभी वीडियोज और प्रॉपर PDF फॉर्म में जो नोट्स हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और सेशन में अपन बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री के बारे में प्यारे बच्चों पिछले सेशन में अपन पढ़ रहे हैं और वो अपन पढ़ रहे थे अधिशोषण से संबंधित शब्दावली। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली के अंदर कुछ शब्दों के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। जैसे पहला मैंने आपको बता दिया है कि अधिशोषक क्या होता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि अधिशोष्य क्या होता है। थर्ड मैंने आपको बता दिया है कि सक्रिय केंद्र क्या है। फोर्थ आपको बता दिया गया है अंतरापृष्ठ क्या है। फिफ्थ बता दिया गया है धनात्मक अधिशोषण क्या है। सिक्स्थ बता दिया गया है कि ऋणात्मक अधिशोषण क्या है। इन सब शब्दों के बारे में पिछले सेशन में आप लोगों को सारी बातें कंप्लीट करवा दी गई है। आशा करता है सभी बच्चों को ये सारी विषय वस्तु कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अगली परिभाषा मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं और वो है आपकी 7th अवशोषण। क्या है दोस्तों? अवशोषण। अच्छा, एक और चीज यहां पर कंप्लीट हो चुकी थी अपनी और वो विशोषण है। ये भी अपना कंप्लीट हो चुका था, आपको पता होना चाहिए। 8th नंबर की परिभाषा आती है अवशोषण। अब क्या होता है यह चीज, अवशोषण क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अवशोषण के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो अवशोषण क्या चीज है सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। देखो अवशोषण की परिभाषा की बात करें अपन तो यदि किसी ठोस पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो यह परिघटना अवशोषण कहलाती है। परिभाषा क्या बताइए प्यारे बच्चों कि यदि किसी ठोस पदार्थ या कोई भी एक पदार्थ है उसमें कोई दूसरा पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो यह परिघटना अवशोषण कहलाती है। अब आप बोलेंगे सर ये चीज क्या है,
उदाहरण से भी समझा दो हमें। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक ठोस पदार्थ है। मान लेते हैं ये है स्पंज। आपने देखा होगा स्पंज, ठीक है। स्पंज के बारे में बात करते हैं तो देखो ये एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, इस प्रकार से जल से भरा हुआ एक पात्र है। इस पात्र के अंदर अपन ने क्या किया, इस स्पंज को डुबो दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि ये जो स्पंज है ना, जैसे इसको इस जल के अंदर डुबोया जाएगा तो क्या होगा, ये जो जल होगा, ये जल इस स्पंज के अंदर उपस्थित जो छिद्र हैं, इन छिद्रों में भी पूरी तरह से भर जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो जल है, ये जल क्या होगा, ये इसकी सतह को तो स्पर्श करेगा ही, साथ ही ये उसके अंदर जो छिद्र बने हुए हैं उन छिद्रों के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। और एक समय ऐसा आएगा जब इस स्पंज में पूरी तरह से ये स्पंज क्या होगा, जल से भीग जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या हुआ, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ था आपके पास स्पंज, इसको आपने दूसरे पदार्थ जल के संपर्क में रखा और ये दूसरा पदार्थ क्या हुआ, इस पहले पदार्थ अर्थात स्पंज के अंदर समान रूप से वितरित हो गया है, समान रूप से फैल गया है। तो यह परिघटना क्या कहलाएगी बच्चों, अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान से अपन पढ़ेंगे कि यदि किसी ठोस पदार्थ में या यदि किसी एक पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से अंदर व बाहर फैल जाए, तो यह परिघटना क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। तो यह था अपना अवशोषण। प्यारे बच्चों को यह बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। स्पंज और जल का उदाहरण एक सामान्य उदाहरण है जो आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है। तो यह था अवशोषण। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहीं पर। देखो आप लोगों ने इसी से मिलता जुलता एक शब्द पढ़ा है, अभी क्या पढ़ा है, अवशोषण से मिलता जुलता ही एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा है, अधिशोषण। उसको अपन बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब देखो ये एब्जॉर्प्शन है और ये क्या है, एडजॉर्प्शन है। एक जैसे शब्द लग रहे हैं ना आप लोगों को, तो इनमें क्या अंतर होता है, कभी ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये। तो इसको अपन बात कर लेते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है, आप लोग कॉपी में इनको साथ साथ नोट करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, इसके बारे में अपन बात यहां पर करने वाले हैं प्यारे मित्रों, ठीक है। तो एक तरफ अपन लिख लेते हैं क्या, अधिशोषण, और दूसरी तरफ लिख देते हैं अपन अवशोषण, ठीक है। एक टेबल फॉर्म में अपन इसको पढ़ेंगे इस तरह से। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं अधिशोषण की बात करूं आपसे, तो सबसे पहला तो अपन क्या लिखेंगे, इनकी परिभाषा ही लिख देते हैं, ठीक है ना। परिभाषा क्या है बच्चों, बोलो आप लोग साथ साथ। अधिशोषण की परिभाषा ये थी कि जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस पदार्थ के संपर्क में रखा जाता है तो द्रव या गैस से कण उस ठोस पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, इससे अपन ने अधिशोषण कहा था। और इसी की एक और परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या थी दोस्तों, वो थी कि किसी अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ का एकत्रित होना, एकत्रित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अवशोषण की परिभाषा अभी आप लोगों ने पढ़ी है, और वो क्या है, किसी एक पदार्थ
में किसी दूसरे पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ का एक समान रूप से वितरित हो जाना क्या कहलाता है? आपका अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कि सबसे पहला अंतर इनकी परिभाषाएं हो जाती है। सेकंड बात करते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, अधिशोषण में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ कहां पर एकत्रित हो रहा है? इसकी सतह पर। अर्थात ये जो परिघटना है ना अधिशोषण, ये केवल सतह पर होती है, अर्थात ये सतही परिघटना है। क्या है बच्चों? सतही परिघटना। तो यहां पर लिखेंगे कि यह सतही परिघटना है। ठीक है, सतही परिघटना है, अर्थात कहां पर संपन्न होती है? अर्थात केवल सतह पर संपन्न होती है। कहां पर? सतह पर संपन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अवशोषण के बारे में। तो आपको पता है बच्चों कि अवशोषण की जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण पदार्थ में होती है, और जो प्रक्रिया संपूर्ण पदार्थ में होती है उसको अपन बोलते हैं स्थूल परिघटना। क्या बोलते हैं? स्थूल। तो देखो यहां पर ध्यान से, यह स्थूल प्रक्रिया है। क्या है ये? स्थूल प्रक्रिया है, स्थूल परिघटना है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात यह संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होती है। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड अंतर क्या है, थर्ड डिफरेंस यहां पर क्या है। तो देखो तीसरा अंतर ये होता है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ना, ये एक समान गति से होती है। यानी यहां पर ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले तेज हुई बाद में धीमी हुई, ऐसा कभी नहीं होता। यहां पर क्या होता है? एक समान गति से ये संपन्न होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि यह एक समान गति से संपन्न होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो ये एक समान गति से संपन्न होती है। और अवशोषण के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो अवशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? पहले तेज गति से होती है, बाद में धीमी गति से होती है। ठीक है ना, आप सभी ने इसको देखा हुआ है। जैसे आप जैसे स्पंज को पानी के अंदर डुबोते हैं तो आपने क्या देखा है दोस्तों? आपने देखा है कि जब स्पंज को पानी के अंदर डुबोए हैं तो उस कंडीशन में पानी जल्दी जल्दी अंदर प्रवेश करता है, यानी कि पहले तीव्र गति से विक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद जब पूरी तरह से वो पानी में भीग चुका है तो फिर अंदर पानी प्रवेश करना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात बाद में क्या हो जाती है? धीमी गति से संपन्न होती है। तो क्या लिखेंगे कि यह प्रारंभ में तीव्र तथा बाद में धीमी गति से संपन्न होती है, संपन्न होती है। तो पहले तेज होती है और बाद में क्या होगी? धीमी गति से संपन्न होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और लास्ट अपन बात करते हैं अगले और अंतर के बारे में। तो देखो अगले अंतर के बारे में बात करते हैं तो ये इनकी अपन यहाँ पर एग्जांपल भी लिख सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको लिखाता हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण अधिशोषण का, और वो है आपका एक पदार्थ होता है सिलिका जेल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिशोषण का उदाहरण है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का
अधिशोषण, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, और इसका उदाहरण हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। ठीक है, तो ये कुल चार अंतर हैं जो आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया है। चारों आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले परिभाषा है, सेकंड है कि अधिशोषण सतही परिघटना है, अवशोषण स्थूल परिघटना है। आपका अधिशोषण जो होता है एक समान गति से संपन्न होता है, जबकि अवशोषण प्रक्रिया पहले तेजी से होती है, बाद में धीमी गति से होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की उदाहरण के बारे में, तो बहुत ही जाना माना उदाहरण है आपका अधिशोषण का, क्या है, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, और अवशोषण का उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। और भी बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। तो जो भी बच्चों ने इसको पढ़ लिया है कंप्लीट, इसको याद हो गया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए यहां पर मैं लेकर आया हूं अवशोषण के बाद में और वो है आपका एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी नंबर इसका आ रहा है वो है आपका शोषण। क्या होता है, शोषण होता है प्यारे बच्चों। देखो शोषण के बारे में बात करते हैं तो एक से मिलते जुलते शब्द है ना, तो इन मिलते जुलते शब्दों को क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर में आप लोगों से ये एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो शोषण के बारे में बात करें अपन, तो प्यारे मित्रों शोषण जो होता है आपका किससे कहते हैं, सबसे पहली परिभाषा होती है। ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है कि जब अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है, तो इसे शोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, शोषण कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्या हुआ, उदाहरण की सहायता से भी समझा दो। तो देखो भाई, शोषण के बारे में अपन बात करते हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, और वो है कि जो निकल है, पैलेडियम है, निकल पैलेडियम धातुओं को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो प्रारंभ में इनकी सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। क्या होगा बच्चों, पहले अधिशोषण होता है, और जब लंबे समय तक यह संपर्क में होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इन धातुओं के अंदर भी प्रवेश कर जाती है, अंदर भी प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका अवशोषण हो जाता है।
क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अवशोषण हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी। क्या आ गई है समझ में? कि जब निकल व पैलेडियम को हाइड्रोजन के संपर्क में रखा तो क्या हुआ? प्रारंभ में निकल व पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हुआ, यानी कि पहले हाइड्रोजन गैस जो होती है निकल व पैलेडियम के ऊपर एकत्रित हुई सतह पर, यानी पहले अधिशोषण हुआ। बाद में फिर क्या हुआ? जब लंबे समय तक इन हाइड्रोजन गैस को धातुओं को संपर्क में रखा गया तो ये हाइड्रोजन गैस इन धातुओं के अंदर भी प्रवेश कर गई, अर्थात उसका अवशोषण भी हो गया। जब दोनों प्रक्रियाएं साथ में हुई तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन शोषण प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अधिशोषण और अवशोषण प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है तो इसे शोषण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो ये था अपना अधिशोषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अगला टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं और वो है अधिशोषण से संबंधित क्रियाविधि। अधिशोषण से संबंधित क्रियाविधि या फिर बोल सकते हो उदाहरण। तो देखो भाई, अधिशोषण के कौन कौन से उदाहरण हैं महत्वपूर्ण जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन उदाहरणों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। देखो बच्चों, अधिशोषण के उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। कुछ उदाहरण हैं जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या? निकल पैलेडियम को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस इन धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? अधिशोषित हो जाती है। पहला उदाहरण तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखो दूसरा उदाहरण क्या होगा सर? तो सिलिका जेल, एक पदार्थ आता है सिलिका जेल, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों इसको। सिलिका जेल जो है आप लोगों के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इसके अलावा जो आप लोग पानी की बोतल देखते हो उसके अंदर आप लोग देखे होंगे कि एक छोटी सी पैकेट्स उसके अंदर निकलते हैं छोटे छोटे से, और उसके अंदर रेत जैसी पदार्थ भरा होता है, उसको अपन सिलिका जेल कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? सिलिका जेल कहते हैं। तो वही ये चीज है। ये ऐसा क्यों होता है? उसको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर इसको क्यों रखा जाता है? इसका कारण है क्योंकि सिलिका जेल जो होती है ना, ये वायुमंडल में जो भी नमी होती है, जो भी जलवाष्प होती है, उसको अपने सतह पर अधिशोषित कर लेती है, जिससे आपको उपकरण जो होता है ना वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अधिशोषण प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपका जो सिलिका जेल होती है, इस सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण, जलवाष्प का अधिशोषण, अधिशोषण करना, यह भी आपका अधिशोषण का उदाहरण है। अर्थात आपको कोई भी शुष्क वातावरण बनाना है वायु को शुष्क करने में। ठीक है, यह वायु को शुष्क करने में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो सर नेक्स्ट उदाहरण क्या होगा? देखो भाई, अधिशोषण प्रक्रिया का तीसरा उदाहरण अपन बात करते हैं। तो थर्ड उदाहरण होता है प्यारे बच्चों कि जो आपका एक जो रंजक होता है, कार्बनिक रंजक, कार्बनिक रंजक है
नाम है मेथिलीन ब्लू। देखो रंजक का काम रंगने का होता है दोस्तों, किसका काम होता है? रंगने का काम है, ठीक है। तो मेथिलीन ब्लू जो है एक रंजक होता है, रंगने के काम आता है, ऊतकों को रंगने के लिए मुख्यतः बायोलॉजी लैब में उसको काम में लिया जाता है। तो कार्बनिक रंजक मेथिलीन ब्लू को जब जानताऊ चारकोल दोस्तों अधिशोषक का काम करता है, ठीक है। जानताऊ चारकोल पर से प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उपस्थित नीले रंजक के कणों को चारकोल अधिशोषित कर लेता है, चारकोल अधिशोषित कर लेता है, जिससे मेथिलीन ब्लू का रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। कौन सा विलयन प्राप्त होता है बच्चों? रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। तो एक उदाहरण इसका ये हो गया है कि जब चारकोल, देखो जानते हो चारकोल का मतलब होता है जंतु की झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो सकती है ना, जंतु की चमड़ी हो सकती है। तो जानते हो चारकोल के ऊपर से जब अपन क्या करेंगे, मेथिलीन ब्लू को प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर ब्लू रंग के कण होते हैं, नीले रंग के कण होते हैं। इनको कौन अधिशोषित कर लेगा? ये जानते हो चारकोल अधिशोषित कर लेगा, जिससे नीले रंग के कण तो पृथक हो चुके हैं, तो बचेगा क्या? रंगहीन विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो ये था अपना एक उदाहरण यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। तो देखो फोर्थ एग्जांपल क्या होता है, तो देखो आपकी अपरिष्कृत शर्करा की अपन बात करते हैं दोस्तों। देखो अपरिष्कृत शर्करा का मतलब होता है अशुद्ध शर्करा, अशुद्ध शुगर, शक्कर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अशुद्ध शर्करा जो होती है, अपरिष्कृत शर्करा, या अपन इसको बोल सकते हैं अशुद्ध शर्करा, ठीक है। तो ये जो अशुद्ध शर्करा है, अशुद्ध शर्करा रंगीन होती है, देखो दोस्तों जब आप लोग गन्ने से या चुकंदर से अपन शक्कर प्राप्त करने की बात करें, तो देखो जब गन्ने से या चुकंदर से शक्कर प्राप्त की जाती है ना, तो वहां पर जो शर्करा प्राप्त होती है प्रारंभ में, वो क्या होती है? अशुद्ध शर्करा रंगीन होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रंगीन अशुद्धियां होती है। क्या होती है? रंगीन अशुद्धियां होती है, यानी कि अपरिष्कृत शर्करा रंगीन होती है, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पर रंगीन अशुद्धियों के कारण, ठीक है, अशुद्धियों के कारण रंगीन होती है और जब इसे चारकोल पर से, वही चारकोल, जानते हो चारकोल आप लोग ले सकते हो, जंतु की कोशिका झिल्ली ले सकते हो, ठीक है। तो जानते हो चारकोल पर से प्रवाहित करने पर रंगहीन शर्करा विलयन प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भी रंगीन अशुद्धियां थी ना, उसको इस चारकोल ने क्या कर लिया है? अधिशोषित कर लिया है, जिससे आपको रंगहीन विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसका शर्करा का, ठीक है। तो ये कुछ चार उदाहरण मैंने आप लोगों को यहाँ पर
बता दिए हैं। आशा करता हूं सभी बच्चों को ये जो उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। फिर भी यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लें। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।